Hello everyone, am I audible? Fine. चलो भाई, बढ़िया एकदम। तो आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं और लास्ट क्लास है, ठीक है। और आप सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लो। सिलेबस आपका आई थिंक 18 अगस्त को खत्म है, मतलब डाउट वाउट सेशन सब मिला के। और उसके बाद प्रैक्टिस 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 सेट है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और जैसा आपने कहा कल कि मैम आधा घंटे थ्योरी और आधा घंटे आपका क्या टेस्ट, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न। तो इसीलिए मैंने सोचा है आप लोगों के लिए कि मुझे ये बता दो कि आप किस टाइम, हाँ मुझे पता है 24 को एग्जाम है, मुझे ये बता दो कि आप किस टाइम, मेरी पूरी बातें सुन लो, आप मुझे ये बता दो कि आप किस टाइम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो जहां पे मैं आपको प्रॉपर रिवीजन करा दूं या मॉक टेस्ट इंग्लिश का करा दूं। बताओ। 10 से 11 भी हम चलने देते हैं, इससे क्या होगा, टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा क्लास देंगे आपको, जैसे मान लो मंडे को 10 बजे क्लास हुई, तो 10 से 11 में जो टॉपिक चल रहा है वो चल जाएगा। लेकिन जहां पे हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वो 30 मिनट, अगर आप एग्री करते हैं तो 30 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं रह पाता है। अगर 1 आवर कहेंगे तो 1 आवर, है ना। 8 to 9 तो हिंदी वाली मैम करने वाली है, सो वो नहीं होगा, है ना। तो ऐसा टाइम बताओ, 30 मिनट में भी हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट का कंसर्न है ना। जरूरी नहीं ना 1 घंटे करें हम, 30 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। क्या कहते हो, आपको ही तो प्रैक्टिस करनी है, 30 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। तो इस 30 मिनट के टेस्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉपर मॉक टेस्ट बना देंगे इंग्लिश का, प्रॉपर मॉक टेस्ट बना देंगे इंग्लिश का। अब आप जैसे कि 25 क्वेश्चंस यहाँ पे हम रखेंगे और 30 मिनट हमारे लिए इनफ है। क्या कहते हो। क्लास के जस्ट बाद, 11 to 11:30 टाइम होता है, क्या आपको दिक्कत नहीं होगी। 11 AM पे साइंस की क्लास होती है, नाइट में कर दीजिए 8 to 9, 9 to 9:30, 9 to 10 तो मेरी यूट्यूब चलती है ना डियर। चलो तो एक काम करते हैं, मुझे एक आइडिया बहुत अच्छा लगा इसमें। एक आइडिया है, 8 से 8:30 कर लेते हैं रात को, कोई दिक्कत इसमें किसी को। 8 से 8:30, नॉट फॉर 9। मैं 9, आप 1 घंटा नहीं करेंगे इसको, आधा घंटा ही करेंगे। फाइन, हैप्पी, हैप्पी लो। प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और ऐसे टेंशन मत लेना कि 30 मिनट है तो 30 ही करेंगे। अगर आप को इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको 40 मिनट कर देंगे, 1 आवर कर देंगे, बट मिनिमम 30 मिनट, ठीक है। आप परेशान मत होइए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेट मेरे पास रेडी है आपको कराने के लिए। ओनली फॉर 30 मिनट। अगर किसी के पास 30 मिनट का समय है, और ये भी स्पीड भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप देखो 15 मिनट में कर लोगे तो अगले 15 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप 20 मिनट में कर लोगे तो 20 मिनट में हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने मिनट में करोगे। मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन मतलब 25 मिनट, अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लेते हो तो। वरना एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें 30 सेकंड लेने चाहिए। इसका मतलब हमें लगेगा केवल 12.5 मिनट, मुझे नहीं आपको। आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए, 12.5 मिनट, मतलब 13 मिनट आप ले सकते हो, 13 मिनट। और रेस्ट 12 मिनट में आप इसका सोल्यूशन भी कर सकते हो। तो यस, ऐसे हम टेक्निकली कर सकते हैं। डन, चलो। अरे तब माता प्रभु 6 से 8 के बीच थोड़ी टाइम रखा है, 8 से 8:30 रखा है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच,
अब आप डिसाइड कर लो, जिसको पढ़ना है फिर देख लेना, क्योंकि मेरे पास यार फिर कोई और टाइम बच नहीं रहा है। तुम सुबह भी बता रहे हो, दोपहर में भी, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, फिर क्लोज हो जाएगी। केवल 30 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो, 30 मिनट तो निकाल सकते हो, कुछ नहीं तो शुरू के 15 मिनट अटेंड कर लिया करना, टेस्ट 15 मिनट में ओवर करके सोल्यूशन बाद में देख लेना, क्यों ऐसे कर लेना। मंडे से होगा ये एप्लीकेबल, क्योंकि मुझे टेस्ट बनाना भी तो है। चलो, तो हमने कल जो पढ़ा इंटेरोगेटिव का वो टाइप पढ़ा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था, और इसका हमने जाना कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा था इसमें कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आता है, इफ या वेदर, ठीक है। तो अब इसी का दूसरा पार्ट है, इंटेरोगेटिव का दूसरा पार्ट क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, खत्म कहानी, 8 to 8:30 के बीच ही होगा। एंड इस टॉपिक को ओवर कीजिए, 6 मिनट हो गया है। तो जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है, वो हु हो सकता है, वो हाउ हो सकता है, वो वाई हो सकता है, वो व्हेन हो सकता है ना, वो व्हाट हो सकता है, वो कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो। अगर आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो इसके भी रूल कहीं ना कहीं सिमिलर है थोड़े से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर क्वेश्चन वर्ड ही आता है, कोई अलग कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, ना दैट आएगा, ना ही इफ आएगा, ना ही वेदर आएगा। जो क्वेश्चन वर्ड है खुद ही कंजक्शन बन जाता है। दूसरा, अगर आपको सेंटेंस में सैड या सैड टू दिया है तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आस्क्ड में, आस्क्ड में, ठीक है। आस्क्ड में हम इसको चेंज कर देंगे। एंड लास्ट पॉइंट, जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसको आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सेंटेंस में। यानी कि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर मिलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आप इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा के स्थान पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, बाकी नियम वैसे ही थे जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले में थे। चलो आज करते हैं किसके माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। क्या ये आपको क्लियरली विजिबल है? चलो तो पहले क्वेश्चन करो, फिर क्या है। डू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आपके पास वही 30 सेकंड का समय है। ट्राई टू गिव द आंसर क्विक। YT पर 7 PM वाली क्लास नहीं मिलती ज्योतिषना। YT पर एक सेक्शन बना होता लाइव, होम पेज पे मत सर्च किया करो, लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगी। डन। चलिए आपने जैसे भी किया, अब मेरी तरीके से देखिए कैसे कब आप कम टाइम में सॉल्व करोगे, ठीक है। हमें क्या करना है, कम टाइम में सॉल्व करना है और 100% सही करना है। तो हमारे दिमाग में वो पांचों नियम होने चाहिए। पहला कि हेल्पिंग वर्ब, हमें रिपोर्टिंग वर्ब के पे ध्यान देना है। दूसरा, हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे ध्यान देना है। तीसरा, हमें पर्सन पे ध्यान देना है। चौथा, हमें टेंस पे ध्यान देना है। पांचवा कि कोई भी मिसलेनियस चेंज है, मिश्रित बदलाव है, तो उसको हम करेंगे। ये पांचों नियम लगेंगे ही लगेंगे हर एक में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा सेट टू है, यानी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे जो भी टेंस दिया होगा वो जरूर बदला जाएगा और उसका पास्ट बनेगा। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सो लेट्स चेक कहाँ पे कुछ गड़बड़ की गई है। यहां से सर्टेनली को गायब कर दिया गया है तो इसको हम गायब कर दे, इसको एलिमिनेट करते हैं। वुड के साथ V1 है, वुड के साथ B1 है, वुड के साथ V1 है।
सेट टू के प्लेस पे टोल्ड आना चाहिए, तो सभी में टोल्ड दिया हुआ है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट आना चाहिए, तो यहां पे दैट नहीं है, एलिमिनेट। हमारे पास ऑप्शन बचे बी एंड सी। अब हम और चेक करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई ही होना चाहिए, यहां पे शी दे दिया है, सो हेंस बी इज द राइट आंसर हियर। आपको बस इन 5 पॉइंट पे फोकस करना है, 5 पॉइंट पे। 1 पेज पे क्वेश्चन नहीं हो सकता पूजा दुर्गा, क्योंकि ये एक पेज ही है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुझे लगता है कि शायद आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, बचे हिस्से पे फोकस ही मत करो, है ना। बी आंसर हो गया। ये पीडीएफ फॉर्मेट है डियर, तो इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो ये हो नहीं सकता जी। पीपीटी होती तो हो जाता, और वो भी A4 साइज बनी हुई है ये। चलो, आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। अब यहां पर आपको पहचानना है कि यार डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, तो बीच में आपको कंजक्शन मिल गया, तो ये बात तो क्लियर है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है और आपको क्या ढूंढना है, डायरेक्ट स्पीच ढूंढना है ना। यहां पर कुड दिया है, अब क्या आना चाहिए, हम कुड कब करते हैं, हम कुड तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो हम कैन का कुड करते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हम देख लेते हैं, सभी जगह पर कैन 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 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से सोचो कि आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता तो आई आता, ही थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा ही नहीं, नो चेंज, यानी कि ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। यू सेकंड पर्सन अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता तो यह शी आना चाहिए था, तो ये भी गलत दिया हुआ है। इन दोनों में से बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब चलते हैं यहां पे देखो, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए, तो हर दिया है। यहां देख लेते हैं डी में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं भाई, हर कमिंग लेट तो दिया ही नहीं है डी में, तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या बचा, बी। बड़े सावधानी से काम करना है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला सीन हो जाएगा। 5 पॉइंट पे फोकस करना ही करना है, क्लियर। चलो, थर्ड पॉइंट, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम। जब आपको कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाना हो, तो सिंपली ऑप्शन में जाओ और उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना के देखो, क्वेश्चन पे फोकस करो ही मत, क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा ऑप्शन से। चलो, चंदन कह रहे हैं 3 का बी, दिवाकर भी कह रहे हैं बी, सुजीत कुमार बी, निखत कह रही हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाना है, ये डायरेक्ट दिया है, वेल डन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानिए, डू यू नो माई नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ तो आना ही चाहिए। तो जहां पर दैट दिया है उसको बाहर करो, जहां पर यहां तो कुछ दिया ही नहीं है, इसको भी बाहर करो। देखो, 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे मिलेंगे जिसको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 बचेंगे 50-50। अब अगर आप रूल लगा लोगे तो 101% राइट आंसर मिल जाएगा। इफ आ गया, यू सेकंड पर्सन है, इसके हिसाब से बदलेगा, द ओल्ड वन, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, नए विद्यार्थी ने पुराने विद्यार्थी से पूछा, ओल्ड वन से मतलब क्या हो गया, पुराने विद्यार्थी से पूछा। तो डू यू नो माई नेम, माई फर्स्ट पर्सन है ये, इसके हिसाब से बदलेगा, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हिज, यहां भी क्या है, हिज टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किसमें चेंज होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। यहां पे क्या दिया है, प्रेजेंट, एलिमिनेट, राइट आंसर ए।
भाई यहाँ तो नोज दे दिए ना, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट में ही रखा, हमें डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टेंस को कन्वर्ट करना था किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या शो करती है, पास्ट टाइम। चलिए आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई कर सकते हो, मैं बताऊंगी, वैसे मैंने इसका भी पैटर्न कराया नहीं है, बट ट्राई कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। चलो इसका रूल एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर था हमारे पास, अभी असर्टिव और इंटेरोगेटिव दो हुए, अभी और बचे हैं। जैसे कि आपके पास एक अभी स्ट्रक्चर जो यहाँ मिल रहा है आपको क्वेश्चन में, ऑप्टेटिव मिल रहा है। ऑप्टेटिव वही वाक्य होता है जिसमें आपको क्या देखने को मिले, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, इस टाइप से। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर किसका यूज करेंगे, विस्ड का। ध्यान रखना, अगर आपको सेंटेंस में मिल रहा है गुड नाइट या फेयरवेल, ऐसे शब्द मिल रहे हैं, तो आप सैड या सैड टू के स्थान पर क्या यूज करते हैं, बेट, बेट। ठीक है, ओके। और सेंटेंस लेट अस से अगर शुरू है और उसमें सजेशन की बात हो रही है, सजेशन की, तो ऐसे केस में दैट, दे या वी शुड का प्रयोग करते हैं। दैट, दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहां से 3 रूल आपको बता रहे हैं। पहला रूल समझ में आया कि अगर आपको अभिवादन कोई स्टूडेंट कर रहा है कि गुड मॉर्निंग, बता रहे जी, पूरा अर्थ बता रहे हैं शुरू से दोबारा से, डोंट वरी। कोई स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये क्या होती है, ग्रीटिंग्स होती हैं, अभिवादन करना होता है। तो अगर ऐसा अभिवादन मिलता है तो ऐसे केस में सैड या सैड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, विश में, कि टीचर को हमने क्या किया, गुड मॉर्निंग विश किया या गुड इवनिंग विश किया, तो इसीलिए हम सैड या सैड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, विश में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, गुड नाइट। अगर सेंटेंस में आपको गुड नाइट मिलता है या फेयरवेल मिलता है, इसका मतलब है विदा कर दिया, विदा। तो इसी केस में सैड या सैड टू के स्थान पे क्या आता है, वेड। वेड से मतलब यहाँ पे होता है अंतिम विदाई, यानी कि गुड नाइट होगी, क्या पता सुबह आंख खुले ना खुले। फेयरवेल का मतलब भी क्या होता है, अंतिम विदाई होती है। तो मतलब विदाई के सेंस में, बाय के सेंस में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे लेटस वाला था, कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, और ये हिस्सा होते हैं किसका, ये हिस्सा होते हैं आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस का। और अगर इनमें सजेशन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कोई सुझाव दे रहा है कि चलो यार वहां चलते हैं, ऐसे कोई सुझाव दे रहा है आपको, तो ऐसे केस में लेट और अस, इन दोनों को हटा देते हैं। जैसे अस आ रहा है, अगर आपको अस मिल रहा है तो आप किसका यूज करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। सपोज करो यहाँ अस के अलावा क्या दिया हो, लेट हिम दिया हो, तो अगर हिम दिया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो लेटस को हटा देंगे और इसके प्लेस पे दैट, दे, वी, शुड का प्रयोग करते हैं। तो वही रूल था, यहां से आप समझ जाओ। गुड मॉर्निंग को तो हटाना है नहीं, लेकिन विश तो आएगा ही आएगा। अब चेक करो, इन 3 रूल को अप्लाई करो। दैट, क्योंकि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आएगा ना डियर, और जो ऑब्जेक्ट है वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा, अस वी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई थर्ड पर्सन होगा तो वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये था। चलो तो हम यहां से देख लेते हैं क्या आना चाहिए। देखो टोल्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुड मॉर्निंग दिया हुआ है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। टोल्ड आएगा नहीं, इसको बाहर कर दो। विस्ड आना चाहिए। गुड मॉर्निंग को हम हटाते नहीं है, थोड़ा और जूम कर दें, देखना आप सही है। गुड मॉर्निंग को हम हटाते नहीं है, तो गुड मॉर्निंग एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। एंड प्रपोज्ड दैट,
मतलब, और उसको क्या किया, प्रस्ताव दिया, वही सुझाव दिया कि चलो लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुडे, चलो पिकनिक पे चलते हैं। तो टुडे को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट डे में, जो है दैट दिया है हमारे पास। यहाँ क्या दिया था, लेट अस दिया है, और लेट अस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट दे शुड, सॉरी वी शुड। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, दैट वी शुड, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट दे शुड। ये कब आएगा, जब अस नहीं दिया होगा तब आप दे का प्रयोग करेंगे, जब लेट के साथ अस दिया होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक काम करते हैं, इस पीडीएफ को किसी और फॉर्मेट में ओपन करके देखते हैं, शायद वहां पे थोड़ा सही दिख जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखना क्लियर दिख रहा है। मेरा टेलीग्राम लिंक है दीप्ति राजपूत इंग्लिश क्लासेस, DEEPTI। एक बार इसे बता दीजिए, बता देंगे, ठीक है, एक बार और बता देंगे, डोंट वरी। बी और लेट वाला, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू, ये तो तुमसे होगा ही नहीं, अरे इसको छोड़ो, ये हायर लेवल है, इसको करो, मेरे को पहले देखना भी पड़ेगा ना। जो करा दिए पहले उसको करेंगे, इनको छोड़ दो। थोड़ा सा इसमें हाई लेवल है, मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस दिखा दूंगी फिर अगर ये ज्यादा ही हाई हुए तो। इसमें ज्यादा ही हाई लेवल है, मैं दूसरी शीट देती हूँ आपके लिए, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपके हिसाब से काफी ज्यादा हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। रहने देते हैं इस पीडीएफ को, बहुत ज्यादा हार्ड है ये आपके हिसाब से। एक और पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, डोंट वरी। लैटिस का कॉन्सेप्ट मैं भी समझा देती हूँ। मैंने कहा कि लैटिस में यदि सुझाव देने की बात हो रही है, कोई आपसे ये कह रहा है, प्रपोज कर रहा है आपको कि चल भाई डांस करते हैं, चलो वहां घूमने चलते हैं, चलो पिकनिक पे चलते हैं, तो ऐसे ही तो कहेगा, लेट्स गो देयर, लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर पिकनिक। तो ऐसे आपके पास आया प्रस्ताव लेके कि कहाँ चलना है, तो ऐसे केस में जो लेटस होता है उसको तो हटा दिया जाता है, लेटस जो सेंटेंस में होता है, लेट और अस दोनों को हटा देते हैं, और इसके स्थान पे दैट वी शुड यूज करते हैं। अस आता है तो वी शुड का प्रयोग करते हैं, अगर अस नहीं होता है तो हम दे शुड का प्रयोग करते हैं, बस यही था। बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको एक डायरेक्ट की एक सीट शेयर कर रही हूँ। कभी कभी लिंक नहीं मिल रहा टेलीग्राम का, नेम बताया था ना, नेम से सर्च करो। 2 मिनट रुक जाओ। एक ही बात कहा आपसे कि अगर अस है तो वी शुड आएगा। बस 1 मिनट रुक जाओ। मैम क्वेश्चन में लेट था तो उसको दे में, अरे बाबा लेट को दे में यूज नहीं कर रहे, लेट तो डियर वर्ब होती है। देखा, ये होता है कि जब हम डिटेल में नहीं पढ़ते तो फिर तुम्हारा कंफ्यूजन ही खत्म नहीं होता। लेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होती है, उस लेट को हटा देते हैं, क्योंकि लेट जो वर्ब होती है ये एक प्रेरणा अर्थक क्रिया मानी जाती है
कि मतलब कह रहे हैं किसी से कि चलो भाई ये काम करते हैं, चलो अगले को भी जाके कहा जा रहा है कि चलो ये काम करते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं। इसीलिए वहां पे शुड का प्रयोग होता है, क्योंकि अगले ने आपके सामने आके प्रस्ताव रखा कि चलो यहाँ चलते हैं, ऐसे था। चलो लेट में एग्जाम्पल, मैं आपका रिकॉर्डिंग देखती हूँ, प्लीज प्रोवाइड मी लिंक। किसकी लिंक प्रोवाइड कराना है सोनाली? लेट मी के मैडम एग्जाम्पल आ जाएंगे, दुर्गा जी डोंट वरी, वाईटी की लिंक, ठीक है। मैं लिंक यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगी डियर, उसमें ऑप्शन नहीं होता लिंक शेयर करने का, हम नहीं कर सकते, हो जाएगा ही नहीं, करना भी चाहेंगे तो भी। द बॉय सेड आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस लास्ट नाइट। इस सेंटेंस को ट्राई करो बनाने का फटाफट से। बन गया आंसर? तो आंसर आया आपका क्या? सी। चलो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है आपके पास, यहां दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है? पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो ये टेंस बदलता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाना चाहिए? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाना चाहिए। यहाँ हैव है, यहाँ हैज है, यहाँ पे क्या दिया है? हैड, और यहाँ पे हैव, तो एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या बन गया? सी। कई बार ऑप्शन आपको इतना आसान मिलेगा कि आप एक बार में क्या कर सकते हैं, एक ही बार में सिर्फ आंसर एलिमिनेट करके कर सकते हैं। कैन यू कम फॉर एन इंटरव्यू एट माई ऑफिस? ऑफिस है, ऑफिसर नहीं, एट माई ऑफिस सेड द डायरेक्टर। इस क्वेश्चन का ट्राई करो आंसर करने का। सेड टोल्ड में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? सुरभि आपका कमेंट दिखा नहीं, मेरा कोई जवाब भी नहीं देती। डियर आपका कमेंट दिखा नहीं, ऐसा हमसे आपको कोई दुश्मनी नहीं है। पिछले में कह रहे हैं टोल्ड क्यों नहीं हुआ। अरे यार, सैड का टोल्ड कब होता है? सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं ना, आप पढ़ते ही नहीं हो घर जाके, लगता है वापस। वाईटी, ये मैंने भी बताया तो था सुरभि, वाईटी पर कैसे देखूं वीडियो? वाईटी पर बिहार अड्डा 24/7 चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहां पर एक बीपीएससी शिक्षक भर्ती के नाम से एक मेरे नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी इंग्लिश की, वहां आपको सारी वीडियोस एक ही उसमें मिल जाएंगी। वाईटी पे जब आप जाओगे तो कई सेक्शन होते हैं, होम पेज, लाइव पेज एंड एक और सेक्शन होता है, तो वहां पे आप जाएं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, वहां स्पेशली क्लिक करें बीपीएससी टीचर पे, तो वो सारी लिंक आपको मिल जाएगी। चलो आगे आंसर सभी का सी एंड डी आ रहा है, फाइन। तो आंसर क्या हुआ? आंसर है यहाँ पे सी। देखो कैन आपका क्या है? मॉडल वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दी है? पास्ट में, तो कैन का तो कुड होना ही चाहिए। अब जरा चेक करो कहां पे है कहां पे नहीं है। तो यहां कहीं पर भी ऐसा दिया ही नहीं है। यहाँ पे वेदर के साथ वुड दिया है, और यहाँ हैज इनवाइटेड दिया है, यहाँ वुड गो दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। तो द डायरेक्टर इन्वाइटेड मी फॉर एन इंटरव्यू एट हिज ऑफिस। हाँ, तो कैन का कुड होना चाहिए था बट यहाँ मिला नहीं, तो हमें क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट इसको हम कभी नहीं कर सकते, वुड में कन्वर्ट हम इसको कभी कर ही नहीं सकते, वुड में कन्वर्ट कभी हम इसको कर ही नहीं सकते। तो कई बार ऐसा केस आता है जहां पर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर का क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है। तो आंसर क्या बना? सी। नेक्स्ट वन। नहीं, कुछ आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं। सारे टॉपिक का प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पे है, सारे पड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम पे दीप्ति राजपूत इंग्लिश क्लासेस, और वहां पे क्लिक करना, और वहां पे फाइल्स में क्लिक करना, फाइल सेक्शन में आपको सारे टॉपिक के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे।
आई सेड व्हेन डिड ही कम बैक फ्रॉम मुंबई, आपको इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आंसर क्या आ गया, चलो बहुत बढ़िया, आंसर आपने कर लिया, क्या बना यहाँ पे, डी। देखो WH से स्टार्ट हो रहा है तो हमें किसी दूसरे कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, यहाँ वैन है, यहाँ भी वैन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, टोल्ड का प्रयोग किया है, जबकि क्वेश्चन जब इंटेरोगेटिव होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आस्क का प्रयोग करते हैं, और आंसर क्या हो गया, इसीलिए डी। समझ में आ गया। और ये आंसर क्यों नहीं था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे टेंस नहीं बदला, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट ही रखा। हमें टेंस भी बदलना होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तब। वैन के बाद हैड नहीं होगा, स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगी। अगर आप हैड का प्रयोग करेंगे तो वापस से इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो। इफ का यूज WH वर्ड के साथ नहीं करते, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जितने भी WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं WH वर्ड खुद एक कंजक्शन बन जाता है। इफ का प्रयोग तब करते हैं जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। The father said, "Well done, son. I am proud of you." बन गया आंसर। सो लेट्स चेक, आंसर है इसका सी। आपने क्या आंसर किया है, बी। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ आपको शब्द मिलते हैं और उन शब्दों के हिसाब से हमें सैड या सैड टू को बदलना होता है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, अगर सेंटेंस में आपको अलास मिलता है, अलास, तो आप सैड या सैड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, सैड या सैड टू को कन्वर्ट करते हैं अरे यार दिमाग से ही निकल गया। दिमाग से ही निकल गया। ठीक है, एक वर्ड आता है वाव और एक वर्ड क्या आता है आपका, तो इसको कहते हैं क्या, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। क्या कहेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक, उसी तरीके से अगर आपको वाव मिल रहा है तो इसमें क्या कहेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, वाव को हटा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे। अलास को हटा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का प्रयोग करेंगे। हुर्रे है तो भी एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज आप कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर हम इनको तो हटा देते हैं और इनके स्थान पर हम कुछ और चीजें ले आते हैं। जैसे ब्रावो, ब्रावो का मतलब होता है शाबाशी देना, तो इसके केस में हम क्या यूज करते हैं, इसके केस में हम यूज करते हैं अपलॉडेड, अपलॉडेड बाय सेइंग, इसका हम प्रयोग करते हैं। तारीफ करते हुए कहा, अपलॉडेड बाय सेइंग का मतलब क्या होता है, तारीफ करते हुए कहा। तो ये सारे वर्ड हटते चले जाएंगे और इनके स्थान पर ये जो शब्द हैं इनका हम सैड या सैड टू के स्थान पर प्रयोग करते हैं। बट कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां पर हम सैड या सैड टू को टोल्ड में ही रहने देते हैं। सैड या सैड टू को हम किसमें, सैड का कई बार सैड रहता है, सैड टू को टोल्ड में, क्योंकि आगे की बातें उसको एक्सप्रेस कर देती हैं। और अगर सेंटेंस में आपको अकेला वेल डन ऐसे मिल रहा है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में वेल डन दे रहा है तो वेल डन का जो यूज किया जाता है, वेल डन के लिए जो यूज किया जाता है, इस सेंटेंस को वेल डन ना देख के आप ऐसे देखें, यू हैव डन वेल। तो जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कि यहाँ वेल डन दिया है कि वेल डन सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है।
द फादर सेड, फादर ने किससे कहा, अपने बेटे से कहा कि वेल डन। तो फादर के लिए यहाँ पे जो सन अलग से वर्ड आया है, ये फादर के लिए ही ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कभी भी ऐसे एड्रेसिंग वर्ड, एड्रेसिंग यानी कि संबोधित करते हुए, मान लो किसी का नाम ले लिया, सर कह दिया, मैम कह दिया, ऐसे जो शब्द होते हैं सर और मैम को तो हमेशा हटा देते हैं, लेकिन सन या डॉटर कहा है तो ये इसी का क्या बन जाता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ही ये ऑब्जेक्ट माना जाता है। और ये ऐसे सेंटेंस माना जाता है कि इसको हम ऐसे अपने मन में सोचें कि द फादर सैड टू सन, हमें ऐसे सोचना है दिमाग में, द फादर सैड टू सन, अपने बेटे से कहा उसने कि वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा होता है, क्योंकि एक्सक्लेम कर रहा है तो कम शब्दों का यूज करेगा, आश्चर्य प्रकट कर रहा है तो कम शब्दों का यूज करेगा, तो इसीलिए ये जो सैड टू है ये किस में चला जाएगा, टोल्ड में, और साथ ही साथ ये जो सन है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जो ये सैड के साथ हिज सन लगा दिया ये तो कतई गलत हो गया। यहां पर आप देखेंगे द फादर एप्रिशिएटेड हिज सन सेइंग दैट, यहाँ पे सेइंग लगा दिया कि he had done well and that he was proud of him। जो ये सेइंग लगा दिया है वो गलत है। सेइंग का जो यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है, अपलॉड के, ब्रेबो के सेंस में। सैड को टोल्ड लिख ही नहीं सकते, लेकिन ये अर्थ आपको इसका दे रहा है, द फादर सैड टू सन, क्योंकि इसने बेटे को कहा है, इसीलिए अर्थ आपको सैड टू का देगा। तो ऐसे केस में आपको टोल्ड का ही यूज करना है, क्योंकि ये इसी का ऑब्जेक्ट है। अगर सन नहीं दिया होता तो आप नहीं यूज करते, लेकिन जब इसने ऑब्जेक्ट यहाँ पे दर्शा दिया तो वो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये इसी का हिस्सा है, क्योंकि किसी से तो कहा है ना, अपने बेटे से ही तो कहा है उसने, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया तो द फादर टोल्ड हिज सन। जितने भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आता है, दैट आता है। आई फर्स्ट पर्सन था, फादर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ही हो गया, यहां पर भी ही दिया हुआ था। इसके बाद लिखा आई एम प्राउड ऑफ यू, तो एम किस में कन्वर्ट हो गया, वाज में, और प्राउड ऑफ यू किस में कन्वर्ट हो गया, हिम। किसके अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो क्या हो गया, हिम। एज ही हैड डन वेल, चूंकि उसने कैसा किया, सही किया। अब ये ही कैसे आया, ही क्यों आया, क्योंकि जो मैंने कहा अभी आपसे, यू वेल डन जो लिखा इसका अर्थ क्या है, यू हैव डन वेल। तो वंस अगेन यू क्या है, आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जब इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड डन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी वेल यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया वाज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। The teacher said students you have to attend the lecture tomorrow। सेम चीज है इसमें भी हो रही है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लेस कर दिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये इसी का ऑब्जेक्ट है और इसका अर्थ भी वही निकलेगा। द टीचर said to students, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा नहीं, लेकिन इसका अर्थ यही है। पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी नहीं है। आगे आंसर सभी का, तो राइट आंसर है इसका डी। तो सेड टू स्टूडेंट्स है ना, यू सेकंड पर्सन है, ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। तो देख लीजिए क्या आना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है, तो दैट आना चाहिए। तो यहाँ पे दैट आ रहा है, यहाँ पे दैट नहीं आ रहा। यहाँ आस्क और इफ का यूज किया है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर दैट आ रहा है, तो यानी कि ए और डी इनमें से कोई एक होना चाहिए था। सेड टू के स्थान पे टोल्ड आ गया, टोल्ड आ गया। द स्टूडेंट्स ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो हैव टू दिया है, प्रेजेंट था, इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला, दे में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद टुमारो को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट डे में। यहाँ पे ये चेंज हुआ नहीं था, इसीलिए ए क्या हो गया, बाहर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका डी।
जी बिल्कुल पकड़ सकते हैं नेक्स्ट डे से भी, वो आपका माइंड है कि आप कितनी फास्ट आंसर को किस तरीके से कैच करते हो। अनिल said that Raju had taken his book with him. पिछली वाली सीट के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हार्ड थे। बैंड बजा देते थे आपकी। अनिल said that Raju had taken his book with him. तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें इसका डायरेक्ट ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, इसकी सहायता से डायरेक्ट बनाने का, इनडायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट होगा? वाई, क्योंकि यहां दैट आ रहा है ना। चलो तुम लोगों ने आंसर कर ही दिया, वेरी गुड। आगे आंसर, तो आंसर क्या आ रहा है आपका? बी और डी। चलो, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहां से देखो, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे? राजू, या क्या आएगा? ही आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने यहाँ राजू रखा है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ही दिया हुआ है। तो थर्ड पर्सन को कभी भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर ये ही होता तो यहाँ भी ही आना चाहिए था, तो ये एलिमिनेट हो गया, है ना। अब हमारे पास बचते हैं ये दोनों ऑप्शन कि अनिल सेड टू, टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, तो ये भी बाहर हो गया, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनका कभी भी टेंस नहीं बदलता। नो चेंज इन टेंस, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब कैसी भी हो, चाहे वो प्रेजेंट की है, चाहे वो पास्ट की है, चाहे वो फ्यूचर की है, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ कभी भी टेंस नहीं बदलता, बाकी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होना चाहिए। यहाँ बॉइल्ड दे दिया, यही होना चाहिए। यहाँ पे सेज कर दिया, ये भी एलिमिनेट। जब यहाँ सैड दिया तो सैड ही रहेगा। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी आप समझिएगा, मैं आपको समझाती हूं। पहले ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। शी सेड टू मी डोंट वर्क वेरी हार्ड। अब सबसे पहले इसका ना आपको टेंस पहचानना है। क्या लगता है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, या ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या इंपेरेटिव सेंटेंस है, या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? अगर ये एक्सक्लेमेटरी होता तो इसमें कुछ तो वर्ड होते जहां से हमें ये पता चलता कि आश्चर्य की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें विश की जाती है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस टाइप से, तो ये भी नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना अनिवार्य है, चाहे वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। तो ऐसा नहीं हो रहा है, बट इसमें स्टूडेंट मोस्ट ऑफ टाइम डू से शुरू हो रहा होता है, तो उनको ये लगता है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो ध्यान रखना, ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है, ये असर्टिव भी नहीं है, ये इंपेरेटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर आपको एक्टिव पैसिव में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बताया जाता है तो वो डू नॉट से शुरू होता है और उसके बाद वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो इंपेरेटिव का कैसा स्ट्रक्चर है? ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो जब भी कभी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो ऐसे केस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम नॉट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ इसको बना देते हैं। डू नॉट को बिल्कुल हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, नॉट टू आ जाएगा। डू नॉट को हटा देंगे, क्या आ जाएगा, नॉट टू आ जाएगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है। अगर ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा इंपेरेटिव का,
और हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या यूज करना होता है, टू यूज करना होता है। बाकी स्ट्रक्चर हम एज इट इज भी लिख सकते हैं। तो ये इसके नियम होते हैं। एक और स्ट्रक्चर होता है डू नॉट वाले का, इसी में इंपेरेटिव में, कि हम क्या करते हैं, सैड या सैड टू के स्थान पे कई बार हम फॉरवर्ड का यूज कर देते हैं और डू नॉट को बिल्कुल हटा देंगे और सिंपली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या तो आप नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना दो, अगर फॉरवर्ड लगाओगे तो फिर नॉट नहीं लगाओगे, और नॉट लगाओगे तो फॉरवर्ड नहीं लगाओगे। वो एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नॉट के बाद टू आएगा, ये ध्यान रखना। वेल डन। आंसर देखो, मैंने कहा नॉट के बाद टू आएगा, पहला तो बिल्कुल ही बाहर, टू पहले दे दिया, ये भी बाहर, इसमें टू पहले दे दिया। नॉट के बाद टू आएगा, नॉट के बाद टू आएगा, है ना। बैक का मतलब होता है भीख मांगना और आज का मतलब होता है कहना। तो शी सेड टू मी डू नॉट वर्क वेरी हार्ड, उसने मुझे कहा कि ज्यादा कठिन परिश्रम मत करो, भीख थोड़ी मांगी इस बात की। तो ये यहां से आउट हो गया। नेक्स्ट वन लिखना था, क्या लिखना रह गया दिलीप? रूल, रूल लिख दूं मैं एक बार? रूल यहाँ देख लो, यहाँ लिख देती हूँ, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, यहां से समझ लो। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर किससे शुरू होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर शुरू होगा डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अरे दोनों समझा रही हूँ, चिंता मत करो। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे में क्या करते हैं हम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तो हम हटा देते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ, हटा देते हैं। ठीक है, और जो डू नॉट होता है, डू नॉट के स्थान पर, डू नॉट के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट टू का प्रयोग करते हैं। डू नॉट बिल्कुल हट जाएगा और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा? नॉट टू। बाकी जो स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वो एज इट इज रहता है। तो बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वो एज इट इज रहता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि he said do not play here, उसने कहा कि यहां मत खेलो। ठीक है, उसने कहा कि यहां मत खेलो। तो जरूरी नहीं कि सैड को आपको किसी स्पेशल उसमें चेंज करना हो, ऑप्शन दिया हो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सुझाव देने जैसा लग रहा है तो आप यहाँ एडवाइस भी कह सकते हो कि उसने हमें सलाह दी कि यहाँ पे मत खेलो, या ये ऑर्डर हो, उसमें डिपेंड करता है कि किस टाइप से है, कि डू नॉट प्ले देयर ऑर्डर भी हो सकता है, बच्चों पे गुस्से करके बोल दिया, तो वो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या दिया है उसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इस डू नॉट के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट टू, और बाकी प्ले ऐसे ही आ जाएगा। अगर कोई मिसलेनियस चेंज होता है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, बन गया ही सैड नॉट टू प्ले देयर, है ना। सैड नहीं मिलेगा कभी आपको, कुछ ऐसा मिलेगा, एडवाइस सजेशन कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। जैसे मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ ऑर्डर वाला, जैसे द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से कहा, है ना, डू नॉट मेक अ नॉइज। अब हमें सोचना है कि टीचर तो हमेशा ऑर्डर ही देगा ना, डोंट मेक अ नॉइज, इसका मतलब क्या है? वो ऑर्डर कर रहा है, डू नॉट मेक अ नॉइज। तो जब वाक्य में ऐसा लगे कि ऑर्डर की बात हो रही है तो आप सेड टू के प्लेस पे क्या यूज कर लोगे? ऑर्डर्ड। तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। यहां तक समझ आया? द टीचर
ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने किसको ऑर्डर दिया? स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे और डू नॉट को भी हटाएंगे। टोल्ड लगाना ही नहीं है, टोल्ड लगेगा ही नहीं इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। इंपेरेटिव में टोल्ड लगाने से बचते हैं। इंपेरेटिव जो वाक्य होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्डर सजेशन की बात करते हैं, तो या तो ऑर्डर्ड आता है या सजेस्टेड आता है या एडवाइज्ड आता है, टोल्ड नहीं लगाते। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू, इसको हटा दिया, नॉट टू आ गया, बाकी एज इट इज लिख दो, नॉट टू मेक अ नॉइस। टीचर ने ऑर्डर दिया कि शोर मत मचाओ, बस बन गया। अब बात ये हो रही थी कि अगर डू नॉट लगा हुआ है तो फॉरवर्ड कैसे आएगा? तो जैसे हमने ये ऑर्डर का यूज कर लिया है ना, फिर ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं लिखा जाता, फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसी सेंटेंस में हम टीचर को एज इट इज लिखेंगे, इस ऑर्डर्ड के स्थान पे हम किसका यूज कर देंगे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने विद्यार्थियों से मना किया कि शोर मत मचाओ। तो ये जो नॉट है इसको नहीं लगाएंगे, अब डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू मेक अ नॉइस। टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि शोर मत मचाओ, मना किया कि शोर मत मचाओ। तो जब फॉरवर्ड लग जाता है तो यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग नहीं किया जाता, जब फॉरवर्ड नहीं लगता तो स्ट्रक्चर में नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। और स्पेलिंग ध्यान रखिए, ये सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट होती है, BID नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप बनाओगे? दूं एक एग्जाम्पल आपको दे बनाना। अब देखो टीचर दोनों काम करता है, टीचर डांटने का भी काम करता है, टीचर सलाह देने का भी काम करता है। जैसे मैं कई बार आपको डांट भी देती हूँ और सलाह भी दे देती हूँ। जैसे कल दोनों काम हुआ कि किसी ने कहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ, तो देखो मैं डायरेक्ट जब मैंने ट्राई किया क्वेश्चन पे आप ही लोग अटक रहे थे, हुआ ये महसूस किया आप लोगों ने। लेकिन अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगी तो आप बिल्कुल नहीं अटकोगे, आराम से आप आंसर कर पाओगे। वही चीज मैं कल आपको समझाना चाह रही थी, आज ये मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया कि नहीं पढ़ाया, नहीं डिटेल बताई तो आप अटकने लगे, फिर वापस थ्योरी पे आने लगे, इसका मतलब डबल टाइम कंज्यूम होता है। तो मैंने दोनों चीजें कही, थोड़ा सा डांटा भी था और थोड़ा सा एडवाइस भी दी थी कि हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी और सही आंसर करने के लिए तो हमें ऐसा पढ़ना चाहिए कि प्रोडक्टिव हो। ये मेरी एडवाइस थी आप लोगों के लिए। तो टीचर एडवाइस भी देता है, और देखो कैसे एडवाइस देता है वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब क्या लग रहा है इस वाक्य से? इस वाक्य से हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, बताओ। यहाँ पे टीचर ऑर्डर दे रहा है कि सलाह दे रहा है? टीचर ने आपसे कहा कि भाई आप लोग वो मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये क्या है? ये आपके लिए क्या दी जा रही है? सलाह। तो हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, फॉरवर्ड से भी, और सेड टू के स्थान पर सलाह के लिए क्या यूज करेंगे? जब बात होगी स्पेशली सलाह की तो हम सेड टू के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं? हम सेड टू के स्थान पे यूज कर सकते हैं एडवाइज्ड। एक तो हम इससे बना ही सकते हैं, दूसरा हम फॉरवर्ड से। तो पहले मैं आपको एडवाइस से बना के दिखाती हूँ और फिर आगे करेंगे। तो क्या बन जाएगा? द टीचर एडवाइज्ड, सेड टू के पूरे के स्थान पे एडवाइज्ड आ रहा है, इट्स नॉट ऑर्डर, ऑर्डर नहीं है, ये एडवाइस है। द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को सलाह दी थी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और डू नॉट के प्लेस पे क्या आ जाएगा? टू है, सॉरी नॉट टू वेस्ट। ये मत भूल जाना कि पर्सन तो बदलता है, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देयर टाइम।
तो टीचर ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि इसको हम फॉरवर्ड से बना दें, क्योंकि नॉट आ रहा है वाक्य में। कैसे बनाएंगे? द टीचर, अब एडवाइस का प्रयोग मत करो, अब डायरेक्ट क्या यूज करोगे? फॉरबेड। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने विद्यार्थियों से मना किया। क्या मना किया? कि समय बर्बाद मत करो। तो नॉट अब नहीं लगाना, अब नॉट को नहीं लगाना। टू वेस्ट, ये बदलेगा देयर टाइम, ये ध्यान रखना है। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट टू वेस्ट देयर टाइम। क्या बात है, योर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये कहा है कि टेंस नहीं बदलता है, बाकी सब चीजें बदलती है। जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम टू लेके आए हैं। पर्सन में बदलाव आता है, कुछ जगहों पे टेंस नहीं बदलता, लेकिन बाकी नियम शर्तें लागू रहती हैं। समझ में आ गया? तो ये था एक इंपेरेटिव का पार्ट। टाइम हमारा हो चुका है, तो आप इनका और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कल्पना कह रही है कि पहले कॉन्सेप्ट बाद में एमसीक्यू। डबल लेबर से बचना चाहिए, है ना, और इसीलिए टीचर की बातों को मानना भी चाहिए, है ना। आप लोग, मैंने तो सिर्फ आपको आज जानबूझ के, ये मेरा जानबूझ के था, आज मैंने आप लोग को ये सिर्फ दिखाया कि चलो एमसीक्यूज करते हैं, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि यार एमसीक्यूज करेंगे तो कैसे बात बनेगा। क्योंकि हमें रूल, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग भूल चुके होते हैं। टू नॉट होगा ही नहीं सुनीता जी, फॉरबिड लगाएंगे तो डियर, नॉट नहीं लगाएंगे। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, फॉरबिड में ना छुपा रहता है, दोबारा से नॉट लगाओगे तो दो बार नेगेशन हो जाएगा। और इंग्लिश में सख्त मना है, दो बार नॉट लगाना, दो बार एस लगाना, दो बार प्लूरल करना, दो बार कंपैरेटिव करना, ये सब अवॉइड करते हैं। इंग्लिश में कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नरेशन का वो शॉर्टकट ही था 5 पार्ट में, क्योंकि 5 पॉइंट पे आपको ध्यान ही देगा, 5 पॉइंट के बिना आप कर ही नहीं सकते। कहाँ पहुंच जा रहा है? कल संडे है, कल तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पीडीएफ आ गई। सो ध्यान रखिए, अब अगर आपको इनको करते में डाउट आए तो मुझे बता देना, आई विल क्लियर इट। बट
जैसे आपने कहा ना शॉर्टकट वही था। शॉर्टकट भी तभी बनता है जब हमें पहले से चीजें पता होती हैं। अगर हमें मंजिल का नहीं पता होगा तो शॉर्टकट बनाएंगे कैसे, कहाँ जाएंगे, है ना? तो जब तक हमें चीजें नहीं पता होंगी तब तक शॉर्टकट किसी काम का नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के शॉर्टकट पे भी पहुंचना है तो उसके लिए वो 5 नियम पता होना जरूरी है। अगर आप कहो कि सब्जी बनानी है और आपके पास आग नहीं है, आपके पास नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, तो क्या सब्जी, है ना? पता ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी उबाल के खा जाओगे, वो सब्जी कहलाएगी, है ना? तो कुछ चीजों का करने के तरीके होते हैं, तभी कोई चीज उस फॉर्म में बन सकती है। दाल बनाने का अपना एक तरीका होता है, खिचड़ी बनाने का अपना एक तरीका होता है, वैसे एक्टिव पैसिव का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ नियम हमें पता ही होने चाहिए, है ना? तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें। नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना, मैं उस दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। और कल जब मैं इंसिस्ट कर रही थी तो इसीलिए इंसिस्ट कर रही थी कि भाई ये जो क्लास है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, एक्टिव पैसिव की, हमेशा के लिए। और मैं आपको ट्राई कर रही थी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का 5 रूल्स को, ताकि आपसे ये गलती ना हो, क्योंकि ये फ्री के नंबर थे और आपको आराम से मिल जाते और ये नंबर इजीली गेन भी हो जाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी से मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार। अभी 11 बजे भी क्लास होगी। बाय बाय, थैंक यू। अब स्टार दे देना भाई मेरे को 5 स्टार बाय। अभी यूट्यूब पे जा रही हूँ, क्लास लेने लेट होगी, 1 मिनट। थैंक यू। पीडीएफ भेज दिया, दोनों अटैच्ड है डियर, दोनों अटैच्ड है एमडी, अभी कमेंट बॉक्स के अंदर ही अटैच्ड है दोनों। बाय बाय।